नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां धनबाद के निरसा में अवैध खनन में जो चाल है वो धंस गई है। कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन में चाल धंसी है। 2 लोगों की यहां पर दबने से मौत हो चुकी है, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन में चाल धंसने से 2 लोगों की दबने से मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। शव को मलबे से निकालकर बाकी के जो मजदूर हैं वो फरार हो गए हैं। निजी अस्पताल में फिलहाल जो घायल है उसका इलाज जारी है। कुमार डी और मुगमा के ये दोनों मृतक मजदूर बताए जा रहे हैं। अवैध कोयला खनन में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धनबाद से, जहां पर अवैध कोयला खनन में 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत यहां पर गंभीर बताई जा रही है। कुमार डी और मुगमा के दोनों जो मृतक मजदूर हैं वो बताए जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, निजी अस्पताल में जो घायल मरीज है उसका इलाज जारी है। शव को मलबे से निकालकर बाकी के जो मजदूर है वो फरार हो गए हैं। तो 2 लोगों की दबने से मौत हो गई है। कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन में ये चाल धंसी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही कि आखिर प्रशासन की नींद कब तक खुलेगी, क्योंकि आउटसोर्सिंग जो कंपनी है उसके संरक्षण के बिना ये जो अवैध खनन का जो काम है वो चल नहीं सकता। तो उन पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? जाहिर सी बात है, इस जो सिंडिकेट है इसमें केवल आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं है, बीसीसीएल है, ईसीएल है, सीआईएसएफ, पुलिस, जिला प्रशासन, ये सभी लोगों की मिली भगत से अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि दर्जनों लोगों की मौत होने के बाद भी जिला प्रशासन हो या सीआईएसएफ हो या बीसीसीएल, ईसीएल के जो प्रबंधन है उनकी नींद नहीं खुल रही है। लोगों की जान यूं ही चली जा रही है और उसके बावजूद भी ये अवैध खनन का कार्य चलता है। जो मुहाने बंद कर दिए हैं प्रबंधन के द्वारा, उन मुहानों पर अवैध कटाई की जाती है और उसके बाद वहां पर मजदूरों को मौत के मुहाने में भेजा जाता है। और हमेशा से ही ये पहली घटना नहीं है, इससे कुछ दिन पहले भी वहां निरसा क्षेत्र में जो है 3 जगह एक साथ जो है अवैध खनन में मौतें हुई थी अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाओं में रोक लगाने को लेकर, अवैध कोयला का जो कारोबार है उस पर रोक लगाने के बजाय उनको संरक्षण देने की काम की जा रही है। वहाँ की जो स्थानीय विधायक है अपर्णा सेनगुप्ता, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि जो अवैध खनन हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। लगभग ये बातें हुए 15 दिन से अधिक बीत गए, लेकिन इस कारोबार पर अगर रोक लगाने की जगह पर अगर सहयोग कर रही है तो पुलिस और प्रशासन भी सवालों के घेरे में। अब इसके लिए हो सकता है कि विपक्ष जो है अगर आवाज बुलंद करे तो इसमें रोक लग सकती है। संजय, देखिए, इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बस इस मामले की बात करें तो कितने मजदूर इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं? फिलहाल तो आज की जो घटना है इसमें 2 लोगों की मौत हुई। एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हुआ उसे किसी निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आनंद फानन में जो वहाँ सैकड़ों मजदूर वहां पर काम कर रहे थे अवैध खनन का, वो लोग अपने साथी को लेकर निकल गए। सबसे बड़ी परेशानी होती है कि जब अवैध खनन में मजदूरों की मौत होती है तो खुलकर वो सामने नहीं आ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी काम है और वो अगर पुलिस के सामने आते हैं तो उस पर भी एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन जो मजदूरों को भेजने वाले जो कोल माफिया हैं, जिसमें बहुत से नाम है निरसा क्षेत्र के, रमेश गोप, अनिल गोयल, जोगिंदर सिंह, चंदन अग्रवाल, ऐसे कई नाम है जिनका नाम, एड्रेस, पता, सारा डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं करती है। डीसी के आदेश के बाद जरूर नामजद आरोपी बनाकर एफआईआर जरूर की जाती है, लेकिन उन लोगों को नामजद आरोपी बनाने के बाद गिरफ्तार नहीं की जाती है। वो खुलेआम घूमते हैं और अवैध खनन का कार्य मजदूरों से कराते हैं और फिर उसके बाद लोगों की मौत होती रहती है। बिल्कुल। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार न्यूज 18 सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि प्रशासन आखिर कब तक सबक लेगा। ये बेहद ही अहम सवाल है और लगातार ऐसे सवाल न्यूज 18 खड़े कर रहा है कि प्रशासन आखिर कब तक सबक लेगा, अवैध खनन पर कब लगाम लगाई जाएगी, प्रशासन को और कितनी मौतों का इंतजार है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अवैध खनन के खेल में शामिल लोगों पर कार्रवाई आखिर कब तक की जाएगी? तो ये सारे अहम सवाल न्यूज 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर खड़े कर रहा है। और बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां गोला थाना क्षेत्र के डीवीसी चौक स्थित 3 होटलों में अचानक आग लग गई और देर रात लग्याक में होटल जो है वो जलकर राख हो गया है। वहीं इनमें रखा लाखों रुपए का सामान
जल चुका है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। आग कैसे लगी, इसकी जांच फिलहाल जारी है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। डीवीसी चौक पर जो आग लगी है उसमें 3 होटल जलकर राख हो गए। होटल में रखा लाखों का सामान भी जल गया और यहां पर लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। हालांकि आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। झोपड़ीनुमा होटल पे आग लगी। इस पे अभी 2 दुकान जलकर राख हुआ है और दर्जनों दुकान को बचा लिया गया है। हम लोगों ने काफी प्रयास किया, यहाँ के ग्रामीण हम लोग सभी एकजुट होकर आग पे पानी से बुझाए हैं और इस पे लाखों की नुकसान हुई है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि जिला प्रशासन और जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि है मिलकर इनको मुआवजा दिलाने का काम करें, ताकि इन गरीब का कुछ कल्याण हो सके। खबर धनबाद से, जहां तेज रफ्तार हाईवा गाड़ी ने पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया है, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ईस्ट बसूरिया ओपी क्षेत्र के तेतुलमारी भूली मार्ग रगुनी पुल के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इससे नाराज लोगों ने हाईवा गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। युवक की मौत से लोग काफी नाराज दिख रहे थे और प्रशासन से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के साथ इस रोड में हादसे पर रोक के लिए ब्रेकर लगाने की मांग की है। और अब बात आज पेश होने वाले बजट की करते हैं। झारखंड विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज सदन में बजट के जरिए आय और व्यय का लेखा जोखा पेश करेंगे। आज पेश होने वाले बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर खास ध्यान रह सकता है। वहीं गरीब, महिलाओं और वंचित तबके से जुड़ी योजनाओं पर भी जोर रह सकता है। बजट का आकार करीब 1 लाख करोड़ के आसपास रहने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। पिछली बार का बजट 91,277 करोड़ रुपए का था। इस बार के बजट में हमर बजट के जरिए आम लोगों के सुझाव भी मांगे गए थे, जिसके बाद इसमें आम लोगों की भी सहभागिता दिख सकती है। इस बार बजट में राज्य को मंदी से उबारने वाले कृषि सेक्टर पर खास ध्यान दिया जा सकता है। इसी के साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना की भी रोड मैप दिख सकता है। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार खासा ध्यान दे सकती है। स्टूडेंट क्रेडिट योजना की शुरुआत होने की यहाँ पर संभावना जो है वो जताई जा रही है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। वहीं कोविड महामारी के बाद हेल्थ सेक्टर पर भी सरकार का खास फोकस यहाँ पर रह सकता है। बजट में आधारभूत संरचना विस्तार पर जोर भी रह सकता है। वहीं सड़क, बिजली, पानी के लिए बजटीय उपबंध किया जा सकता है। और देखिए, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि 3 तारीख सरकार और राज्य के लिए शुभ है और हर वर्ग का ध्यान सरकार ने इस बजट में रखा है। स्मरण रोज करता हूं मैं, क्योंकि स्पेशल आज नहीं किया, रोज जैसा ही आज है ना। आपकी शुभकामना चाहिए, आप लोग यहाँ मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं वो तो नहीं बोलेंगे, 12 बजे लेकिन बातों को नहीं, सब चीजों को 12 बजे सुनिए, 12 बजे से। थैंक यू। 3 करोड़ जनता की उम्मीद अब आप ही पे टिकी है सर, कैसी उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे? आप 12 बजे से हम बजट पढ़ेंगे, उसमें खुलासा हर चीज का होगा। इतना ही अभी कहूंगा कि हर सेक्शन, हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश हमारी सरकार ने किया है। 12 बजे से सुनिएगा, आपको आएगा। सर, हर बार 3 तारीख को ही आप पेश करते हैं, तीसरा ये लगातार है, इसके पीछे क्या रीजन? शुभ है, 3 तारीख राज्य के लिए शुभ है, सरकार के लिए शुभ है। और बजट पेश होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने उम्मीद जताई है कि राज्य में नई उद्योग नीति, नई पर्यटन नीति और नई खेल नीति का फायदा राज्य को पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इन नीतियों से राज्य को विकसित करने में मदद मिलेगी। बजट को लेकर सीएम ने इंतजार करने की बात कही है।
राज्य के लिए आने वाला समय एक बेहतर व्यवस्था की ओर संकेत कर रहा है। जो हम लोगों ने विगत चाहे इंडस्ट्री पॉलिसी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे टूरिज्म पॉलिसी हो, चाहे अन्य पॉलिसीज हम लोगों ने जिस तरीके से लाया है, बनाया है, कई लोगों ने सराहा है और इससे आने वाला समय में राज्य को आगे विकसित करने में एक अहम भूमिका है। झारखंड विधानसभा में बजट पास करने से पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव राज्यपाल से राजभवन जाकर मुलाकात कर रहे हैं। उन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर बजट पेश होने से पहले जो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं वो राज्यपाल रमेश बैस से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं राजभवन में। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव राज्यपाल रमेश बैस से मिले हैं। कृषि, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों को लेकर जो बजट है वो पेश किया जाएगा। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। वित्त मंत्री की ओर से ये बयान दिया गया है। शिक्षा पर खास फोकस रहेगा। इसके साथ ही कृषि और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। 2022-23 के बजट से महिलाओं को भी काफी उम्मीदें हैं। रांची की महिलाओं का कहना है कि सरकार को गृहिणियों की हालत पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी जो थाली छोटी हो गई है उसकी भरपाई हो सके। थाली दिन ब दिन छोटे होते जा रही है, मतलब हर चीज की महंगाई इतनी ऊंची जा रही है। तो सरकार से बस हमें यही अनुरोध है कि कुछ जो कि हम गृहिणी जो कि प्यार से परस सकें थाली, उस तरीके से उसमें कुछ घटाया जाए। कुछ आइटम, कुछ राशन पे, कुछ सब्जी भाजी का भी वही हाल है। अभी कभी जानते नहीं थे कैसे टमाटर बढ़ेगी, ऐसे मतलब सोचते रह गए कि अभी मौसम में कुछ सब्जियां खाएंगे जी भर के, पर हो नहीं पा रहा है। मतलब बढ़ते ही जा रहा है और अब बढ़ेगा ही। अब तो और मौसम आ गया जो कि गर्मी में, तो इसलिए कुछ हमें किचन के लिए उनसे भारी उम्मीद है, वो हमारा पूरा करें। यही उम्मीद करते हैं कि थाली में वैरायटी पहले की तरह हम परोस सके, क्योंकि थोड़ी महंगाई तो बढ़ी है। रीजन है युद्ध है, वॉर वगैरह चल रहा है, या जो भी डिफेंस में मोदी जी खर्च कर रहे हैं, ये सब रीजन है। लेकिन हाँ, हमें भी जैसे थाली सर्व करनी होती है तो उसमें कटौती कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि अब जो बजट आए तो वो सबको लेकर के चले, स्पेशली मिडिल क्लास को भी। नहीं होने के नाते तो एक्सपेक्ट करेंगे ही ना, क्योंकि महंगाई तो बहुत ज़्यादा गैस पर हो रहा है और सामान पे, खाने पर हो रहा है, तो सबका असर तो पड़ता ही है ना। चाहेंगे कि बजट नॉर्मल रहे ताकि सबको सुविधा मिले। किचन में और क्या चाहिए, यही सब ना चाहिए। महंगाई और चीज़ तो बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किचन पे होता है। हम लोग गृहिणियों के लिए तो राज्य सरकार को चाहिए कि बजट हमारे बजट के अंदर करे। ऐसा नहीं है कि सब सरकारी ही नौकरी करते हैं, आम पब्लिक भी है जो प्राइवेट नौकरी करके जी खा रहा है। उसके लिए बजट होना चाहिए जिससे घर चल सके, बाल बच्चा आदमी पोस सके। कहे कि सब जगह तो वही स्थिति है। वहीं देखिए, बोकारो की महिलाओं को भी आज पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। महंगाई से परेशान महिलाएं इस पर लगाम लगाने की मांग सरकार से कर रही हैं। वहीं बच्चों की नौकरी की भी व्यवस्था करने की सरकार से मांग कर रही हैं। हमें उम्मीद है महंगाई कम हो। हर चीज़ महंगा हो गया है, राशन से सब चीज़ बहुत महंगा हो गया है। इसे सरकार कम करे। सरसों तेल बहुत महंगा हो गया है। जो चीज़ हम लोग 2 किलो मंगाते थे वो हम अभी कम मंगा रहे हैं, आधा किलो में काम चला रहे हैं। इससे हम बहुत निराश हैं सरकार से। सरकार को कहते हैं कि महंगाई कम करे, क्योंकि हेमंत सरकार से यही उम्मीद है कि सब सामान कम होना चाहिए। सरसों तेल का दाम बहुत बढ़ गया है, राशन सामान का दाम बहुत बढ़ गया है, उसमें कम होना चाहिए। बच्चों लोग के नौकरी देना चाहिए। नहीं तो कितना घर चलाने में कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। जो गैस सिलेंडर इतना महंगाई कर दिए हैं कि जो कम होना चाहिए। और राशन खर्चा जहाँ 5 किलो आना चाहिए वहाँ 2 किलो में काम चला रहे हैं। और देखिए, आज पेश होने वाले बजट को लेकर उद्योग जगत भी काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। सीधे चलते हैं रांची से
जहां हमारे सहयोगी अविनाश कुमार मौजूद हैं, वहीं रांची स्टूडियो से झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य शशांक भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज बहुत ही बड़ा दिन है और देखिए, उद्योग जगत को कितनी उम्मीदें हैं आज के बजट को लेकर, क्योंकि एक राज्य का विकास काफी हद तक उद्योग पर निर्भर करता है। उद्योग को तो हमेशा बजट से आशाएं रहती हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? शशांक भारद्वाज। सरकार उद्योगों के लिए कुछ सरकार उद्योगों के लिए कुछ सहायता राशि की व्यवस्था करे, कुछ सब्सिडी दे। जो राज्य सरकार के अधीन है उसी पे राज्य सरकार निर्णय ले सकती, केंद्र के विषय पे तो कार्य नहीं कर सकती। लेकिन स्थानीय स्तर पे जो भी राज्य सरकार के कर्तव्य हैं, उद्योगों को कैसे बढ़ावा दे, टैक्स की कैसे छूट दे, सब्सिडी दे, इंसेंटिव दे, इन सब पे एक आशाएं रहती हैं हर बजट में, इस बार भी है। जी, हमारे साथ अविनाश भी, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अविनाश, देखिए आज, अच्छा चलिए, ये बताइए शशांक जी कि जो आपको उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि सरकार उस पर खड़ा उतरेगी? क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में झारखंड का नाम पीछे जा रहा है धीरे धीरे। नहीं, सरकार के पास विकल्प नहीं है जी। बिना उद्योग को बढ़ावा दिए कोई भी राज्य समृद्ध नहीं हो सकता। तो सरकार को तो करना ही पड़ेगा, और निवेश को आकर्षित करने के लिए तो पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो झारखंड क्यों पीछा रहे? जब यहाँ पे इतने सारे साधन हैं, यहाँ पे इतने सारे उद्योग हैं, टाटा जैसा उद्योग है, तो उनको एक बेंचमार्क मान के उनके साथ एक सहयोग की भावना करके वित्तीय प्रोत्साहन दे के हमारा तो एक उद्योग क्रांति की ओर झारखंड को बढ़ाना चाहिए, और बजट में इसकी एक दिशा दी जानी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार एक ऐसा बजट करे कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बने, कि एक बहुत ही प्रगतिशील, आधुनिक, नए विचारों का एक अच्छा व्यापार और उद्योग के पक्ष का बजट करे। ये एक अवधारणा गलत है कि व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने से एक वर्ग विशेष को लाभ होता है, ऐसा नहीं है। अगर व्यापार उद्योग बढ़ते हैं तो उससे सारे समाज को, सभी वर्गों को लाभ होता है, सबके लिए रोजगार के अवसर बनते हैं, समृद्धि फैलती है, व्यापार फैलता है, सबका जीवन स्तर ऊंचा होता। तो उद्योग व्यापार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे के एक बहुत ही इनोवेटिव बजट बनाना चाहिए। झारखंड सरकार के पास संसाधन हैं, हमारे यहाँ उद्योग से संबंधित आधारभूत सुविधाएं भी हैं, उनको और बढ़ाया भी जा सकता, और खनिज हैं, अच्छा श्रम है, तो हम एक झारखंड को एक औद्योगिक क्रांति का राज्य क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। शशांक जी, देखिए, ये माना जाता है कि झारखंड सरकार जो है, वो जो पुराने उद्यमी जो झारखंड में पहले से ही हैं, उनको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और इस बजट के बाद कितनी सुधार की जरूरत है इस क्षेत्र में? नेग्लेक्ट जैसा तो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि वो एक एक उद्योग की जानकारी ले रहे हैं, किसको कहाँ क्या समस्या है और उस पर कार्य करेंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इस पर और भी गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है, और हमें समाधान देना ही होगा, क्योंकि जो उद्योग अभी चल रहे हैं, अगर वो अच्छे से चलेंगे तो बाहर के उद्योगपति भी आकर्षित होंगे, उनको लगेगा कि यहाँ चीज़ें सही है, हमें यहाँ आना है। देखिए, पूंजी क्या है ना, पूरे विश्व में मूव करती है, तो अगर जहाँ अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जहाँ अच्छे संसाधन होंगे, जहाँ पे बिल्कुल सहयोग का भाव होगा, वहीं आएगी। बिल्कुल। तो हम अगर ऐसा करें, ऐसा एक संदेश देश बजट के माध्यम से कि हम तैयार हैं इन चीज़ों के समाधान के लिए, तो निश्चित रूप से उद्योग आएंगे। और जो देखिए सर, उद्योग हैं उनकी प्रगति मैं आपको होगी, रोकना तो चाहूंगी, समय की थोड़ी सी कमी है, पब्लिसिटी अच्छी हमारे होगी। साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अविनाश, देखिए, आज काफी बड़ा दिन है, बजट पेश होने वाला है। मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें होती हैं बजट से, तो उसको लेकर क्या कुछ सरकार के पास प्लान है? नहीं, जरूर आज 12 बजे का समय निर्धारित है, और जैसा कि अब से कुछ मिनट पहले जब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हर वर्ग का ध्यान सरकार रखेगी, और इसी उम्मीद के साथ वो अंदर गए हैं कि जो समाज का हर एक तबका है
और खासकर ये बातें कही जा रही है कि झारखंड में चाहे वो गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, इन सारे वर्ग को साधने की एक कोशिश होगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अब तक बजट की राशि खर्च होती रही है, उसमें और बढ़ोतरी करने की भी उम्मीद है। मैं ठीक बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि ये बजट सत्र के बाहर का दृश्य है, जिसमें चाहे वो विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें, लगातार अलग अलग मुद्दों पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग को लेकर कल भी बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया था। एक जो दूसरी तस्वीर है, वो तस्वीर जो जेएमएम के जो विधायक हैं वो स्थानीय नीति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो बाहर का नजारा है। और बजट को लेकर जब हमारी बात हुई बीजेपी के विधायकों से, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो अब ये देखना होगा कि कैसे ये सारी चीजें, आज बजट का सत्र है। अमित जी, बजट से कितनी उम्मीद है आज? क्या बजट से कितनी 0% बजट से उम्मीद है? मुझे लगता है आउटकम बजट के नाम पे सरकार ने जब अपना पैसा ही नहीं खर्चा किया तो झूठ मूठ का नया बजट लाने का कोई फायदा नहीं है। ये कह रहे हैं कि जब बजट का पैसा खर्च नहीं हो पाता है तो फिर से ऐसे बजट लाने से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 40% ही खर्च हुए हैं, लेकिन कल वित्त मंत्री ने कहा था कि ये आंकड़ा जो है 52% के आसपास है। दीपक जी, ये बजट से कितनी उम्मीद है? आज बजट आने वाला कुछ देर बाद। देखिए, राज्य का बजट है और इस राज्य को हम अभी अस्तित्व में आए हुए मात्र 20-21 साल हो रहा है, इसलिए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं ग्रामीण स्तर से माने शहरी स्तर तक एक आम आदमी का जो भावना है उसका अनुरूप बजट आएगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये 2 साल कोरोना का पीरियड रहा है। बिल्कुल अविनाश, आप नजर बनाए रखिए और देखिए अब 12 बजे का इंतजार है जब सदन में बजट पेश किया जाएगा और देखना होगा कि सरकार के पास इस बार आम लोगों के लिए क्या कुछ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।